और इन्होंने दे दिया। इसलिए दे दिया कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने को दे। उनको तो अपने को देना था, उनको नियम कानून से क्या मतलब था। और सुप्रीम कोर्ट में हम गए कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका नंबर ही नहीं आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे। आप याचना उससे कर रहे हैं जो कभी आपको देने वाला नहीं है। आज स्थिति और भी भयंकर हो गई है। आप अभी भी दुहाई देते हैं कि शासन सत्ता पे, न्यायालय पे, पुलिस प्रशासन पे कि हमको बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। लेकिन क्या कभी आपका विश्वास पूरा हो सकता है? अगर विश्वास पूरा नहीं हो सकता है तो याचना करना बेकार है। लेकिन अभी भी हम उन खंड खंड विखंडित जातिवादी टुकड़ों में बटे हुए हैं, और जब तक हम बटे रहेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सपना देखना सबका हक है, सपना हम भी देखते हैं, कल्पना हम भी करते हैं कि काश कोई दिन ऐसा आता कि हम सत्ता पे आते, सत्ता में भागीदार होते। लेकिन आज भागीदारी का मतलब क्या रह गया है? आज भागीदारी का मतलब यह रह गया है कि हम 2%, 4%, 6% की जाति के लोग राजनीतिक पार्टी बना करके 4-6 टिकट बेच लें, कुछ मलाई खाने को मिल जाए, यही भागीदारी है उनका। उनकी भागीदारी ये कतई नहीं है कि हम शासन सत्ता में आकर के देश को सुधार दें। हम समाज को सुधारने की बात करते हैं, समाज की दिशा दशा को अपने हिसाब से चलाने की बात करते हैं। किंतु क्या हमारे चाहने से, हमारे चलने से हम दशा सुधार सकते हैं? एक स्कूल खोल देंगे, 2 स्कूल खोल देंगे, हम एक गांव का भला कर देंगे, लेकिन समग्र रूप से भला तो हम तभी कर पाएंगे जब सत्ता में आएंगे। जब तक सत्ता हमारी नहीं होगी तब तक याचना की स्थिति रहेगी। हम अनुदान पे जिंदा रहेंगे, हम मंत्री महोदय के पीछे घूमते रहेंगे, क्योंकि मंत्री महोदय का लक्ष्य इतना ही है कि हम मंत्री बन के मलाई खाते रहें। वहां पर जाति काम नहीं करती है। जब तक वो विधायक नहीं बने रहते हैं तब तक उनको सारी बातें याद आती है। उनको समाज के, जात के छोटे छोटे लोग भी याद आते हैं, और जिस दिन वो जीत जाते हैं उस दिन वो लोक नायक हो जाते हैं। उसके पहले वो जन सेवक होते हैं, और जीत गए तो जन नायक हो गए, और जन नायक हो गए तो उनको आम जन से मतलब ही नहीं। जन सेवक का मतलब यह रह जाता है कि अब जनता हमारी सेवा करे। जन नायक का मतलब यह हो जाता है कि अब वो नायक हो गए हैं। 5 साल तक वो किस पार्टी में जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, उनकी इच्छा है, कभी आपसे पूछने नहीं आते हैं। इसलिए मैं इस अनुरोध के साथ कि आप लोग जो खंड खंड टुकड़ों में बटे हुए हैं वो खत्म कैसे होगा, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस लोकतंत्र में हम लोकतांत्रिक रह ही नहीं गए हैं। हर आदमी चाहता है कि हम सत्ता के मालिक बने, और सत्ता का मालिक बनने के चक्कर में वह हमेशा यही चाहता है कि मैं इस पार्टी का मुखिया रहूं, हमारे बाद वंशवाद जिंदाबाद। जब राजवंशों में वंश नहीं चला तो क्या लोकतंत्र में वंश चलेगा? जब राजवंश हुआ करते थे, कितनी पीढ़ियां चला करती थी, तलवार के बल पे लोग शासन किया करते थे, वंश तब चला नहीं। चाहे मौर्य वंश रहा हो, चाहे मुगल वंश रहा हो, चाहे वर्धन वंश रहा हो, चाहे गुप्त वंश रहा हो, सब वंश खत्म हो गए। लेकिन इतिहास से हम सबक नहीं ले रहे हैं, और हम एक पार्टी बना करके वंशवाद स्थापित करना चाहते हैं। किंतु अगर लोकतांत्रिक पार्टी हम बनाएंगे, हम लोकतंत्र में विश्वास करेंगे, हम दूसरे के अंडर में काम करने की जिज्ञासा दिखाएंगे, हिम्मत करेंगे, तभी हम लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे।
और तभी हम बाबू जगदेव प्रसाद के सपनों को साकार कर पाएंगे। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी जेल जाएगी और तीसरी शासन सत्ता में काबिज हो जाएगी। कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं? बाबू जगदेव प्रसाद तो अपनी पहली पीढ़ी की शुरुआत कर दी, लेकिन इसके बाद मरने मारने वाले बहुत कम लोग रह गए। लोकतंत्र में मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी पीढ़ी जेल जाने के लिए कौन तैयार है? क्योंकि पहली पीढ़ी तो खत्म हो गई, दूसरी पीढ़ी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए कि दूसरी पीढ़ी खंड खंड पाखंड में बटी हुई है। हम स्वार्थ से हिंदू हैं, स्वार्थ से हिंदू नहीं भी हैं। जहां मतलब होगा हम वहीं हैं। अगर राम और रावण की मूर्ति कमरे में रख दी जाए और सोने की मूर्ति हो और रावण की मूर्ति बड़ी हो और राम की मूर्ति छोटी हो, तो ईमानदारी से आदमी कमरे में जाके कौन सी मूर्ति उठाएगा? ये सुविधा का धर्म है, ये सुविधा का धर्म है। हम जब तक इस सुविधा के धर्म को छोड़ेंगे नहीं और जानो तो मानने वाली बात नहीं मानेंगे, तो हम इसी तरह बटे रहेंगे। इतिहास रोज बिगाड़ा जा रहा है। हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम चंपक की कथाएं पढ़ रहे हैं। पुरातत्व और इतिहास से कहीं मेल खाता ही नहीं है। आखिर पुरातत्व जो वैज्ञानिक है उसकी बात क्यों नहीं मानते हैं? पुरातत्व के अनुसार गुप्त काल में 258 ईसा में पहला मंदिर बना, ललितपुर में, तिहवा में, मध्य प्रदेश में। फिर ये अनादिकाल का मंदिर कहां से आ गया? वाजपेयी जी की सरकार में लिखा गया था कि राम और कृष्ण काल्पनिक पुरुष हैं। बहुत बवाल हुआ। लोग यूजीसी से पूछे, भाई काल्पनिक क्यों कह रहे हो? उसने कहा कि भाई जिसका प्रमाण नहीं मिलता है उसको हम काल्पनिक मानते हैं। जिस दिन तीर धनुष मिल जाएगा, चक्र मिल जाएगा, हम काल्पनिक निगाह छोड़ देंगे। और नहीं मिलता है तो वो काल्पनिक महापुरुष ही कहे जाएंगे। आस्था अपने घर रखिए, हमसे आप आवेदन मत दीजिए। उसी सुप्रीम कोर्ट ने राम के अस्तित्व को नकारा, रामायण को नकारा, और आज वही आस्था जीत गया और हम हार गए। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि बाबू जगदेव प्रसाद जी के चरण चिन्हों पे चलने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। और जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, जो सेव की एकता नहीं है बल्कि संतरे की एकता है, हम खांचों में बटे हुए हैं, वहां भी हम सुविधा की राजनीति करते हैं। आरक्षण में लेने की बात आती है तो हम देने की बात नहीं करते हैं, हम दूसरे से, अपने भाई से छीनने की बात करते हैं और एकता वहीं विखंडित हो जाती है। और इसी में ये 15% लोग कामयाब हो जाते हैं। कहने के लिए कि 54% को 27% दे दिया और 27 को इस तरह विखंडित कर दिया, इस तरह बांट दिया कि कभी एकता हो ही नहीं सकती है। इसलिए आज हम लोग इस शहीदी दिवस पे, इस शहादत दिवस पे संकल्प लें कि उस सपने को पूरा करने के लिए हम दूसरे के अंडर में काम करने के लिए भी तैयार होना सीख लें। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ